हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। जैसे हम लोगों ने बात की थी कैथोड रेज पर, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। क्लियर? तो कैथोड और एनोड रे की डिस्कवरी से यह तो क्लियर हो गया कि जो कोई भी एटम होता है वो डिविजिबल होता है। कहने का मीन्स जो परमाणु होता है वह कैसा होता है? विभाज्य होता है। क्योंकि आपने पढ़ा कि कैथोड किरणों से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की और एनोड किरणों से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया कि जो परमाणु है उसमें दो पार्टिकल्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन और क्या कहते हैं? प्रोटॉन। मतलब अब वह अविभाज्य नहीं रहा, यह विभाज्य हो गया। इस बात की पुष्टि हेनरी बैकुरेल ने और कर दी। कैसे? रेडियो एक्टिवता से। उस समय जो अल्फा, बीटा और गामा की खोज हुई विकिरण की, तो इनसे यह क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल श्योर है कि कोई भी परमाणु क्या होता है? विभाज्य होता है। आपने पढ़ा क्लास 9th में पहले कि वहां पर बताया गया कि जो रेडियो एक्टिवता होता है वो है क्या? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? तो आपको बताया गया कि इस नेचर में कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं। विकिरण का करते क्या है? उत्सर्जन। बात समझ आ रही है? और बाद में इन विकिरण को जब कहां रखा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो विकिरण थी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कुछ विकिरण कहां चली गई? एनोड की ओर। कुछ कहां चली गई? ये कैथोड की ओर। और कुछ विकिरण कहां निकल गई? बिल्कुल सीधे। तो जो एनोड की ओर गई उन्हें माना गया उन पे निगेटिव चार्ज होगा और उन्हें बीटा पार्टिकल कहा गया। कुछ रेज जो कैथोड की ओर गई उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, उन्हें अल्फा पार्टिकल कहा गया। और जो रेज बिल्कुल सीधे निकल गई उन्हें क्या कहा गया? गामा रेज। तो यह बिल्कुल श्योर हो गया कि अगर जनरल से हम बात करें तो परमाणु हमारा क्या होता है? विभाज्य होता है। बाद हम लोग ये बात करेंगे कि हमने ये कैसे माना कि जो प्रोटॉन होता है वो सभी परमाणु में होता है। सार्वत्रिक अवयव कैसे मान लिया हमने? देखिए, एक सिंपल सी बात, हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 1। श्योर है? अब इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को आपने डोनेट किया तो इस पर बचा क्या? प्रोटॉन। अब मेरी बात समझिएगा, हम ये कैसे जान पाए कि सिर्फ इसमें प्रोटॉन बचा? हमने क्या किया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान था, किसका द्रव्यमान? हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद देखा गया कि जितना द्रव्यमान किसका बचा? हाइड्रोजन एटम का, उतना ही द्रव्यमान किसका होता है? 1 प्रोटॉन का। किसका हुआ? 1 प्रोटॉन का। राइट? मतलब कि हाइड्रोजन सबसे हल्का परमाणु है, सबसे हल्का परमाणु है। और अगर इसमें प्रोटॉन हो सकता है तो मतलब परमाणु में क्या पाया जाएगा? एटम्स में क्या पाया जाएगा? आपका प्रोटॉन पाया जाएगा। बात समझ आ रही? नंबर 2 बात, आप एक जनरल सी बात समझिए कि अब ये डिस्कवरी हो गई, क्लियर हो गया। और एक छोटी सी बात में आप समझ लीजिए, जनरल से मैं आपको बता दूं, वैसे आप पढ़ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आवेश कहने का मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के मास की बात यदि करें हम,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसे कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो वैल्यू हुई वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहां पर प्रोटॉन के आवेश की बात करें, प्रोटॉन के आवेश की, तो प्रोटॉन को जो नोट करते हैं वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही आवेश किसका होता है, प्रोटॉन का। बट डिफरेंस किस चीज का होता है, यहां पर क्या लगा होता है माइनस और यहां पर क्या लगा होता है प्लस। क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है आपका धनावेशित। मतलब नेगेटिव चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन पर और पॉजिटिव चार्ज हुआ किस पर, प्रोटॉन पर, राइट। अब अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, राइट है। तो वहां पर आप पाएंगे कि द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर, ये किसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का। आप एक जनरल सी बात एक समझ लीजिए, एक रिलेशन होता है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो मास ऑफ क्या है प्रोटॉन, ये 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके इक्वल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कितने टाइम्स होता है, 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मेरी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब एक सिंपल सी बात समझिए कि जब ये डिक्लेयर हो गया कि हाइड्रोजन पर तो सिर्फ दो चीजें पाई गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन जब अदर एलिमेंट पर गए, जैसे बेरिलियम हुआ, बोरॉन हुआ, कार्बन, नाइट्रोजन, अदर एटम्स हुए, अदर एलिमेंट्स हुए, इन पर जब ये कंडीशन देखी गई, इन पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वहां पर क्या पाया गया कि जो टोटल नाइट्रोजन एटम, एक एग्जांपल पे ले ले, जो टोटल नाइट्रोजन का द्रव्यमान है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, बात सुन रही है, तो उसका जो द्रव्यमान है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर देने पर और प्रोटॉन का मास ऐड कर देने पर भी उसके इक्वल नहीं हो रहा। कहने का मीन्स, मेरी बात समझिए कि जैसे सपोज दैट हमने नाइट्रोजन एटम ले लिया 2 मिनट के लिए, नाइट्रोजन परमाणु ले लिया, तो यहां से जो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम होना चाहिए, नाइट्रोजन एटम, वो इक्वल टू होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम, इन नाइट्रोजन एटम, और प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इन नाइट्रोजन एटम। मतलब इनके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 2 पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन देखा गया कि जो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम है वो इन दोनों से क्या हो रहा है, इनके सम से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब ये माइंड में आया कि कोई ना कोई थर्ड पार्टिकल अभी और भी प्रेजेंट है, थर्ड पार्टिकल अभी और भी प्रेजेंट है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब ये चार्ज की बात कैसे आई, तो चार्ज की बात यहां से आई कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया, जो प्रोटॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया, जब इन दोनों को सम किया गया तो उससे किसी एटम के न्यूट्रल होने की, किसी एटम के उदासीन होने की, बस नहीं, किसी एटम के न्यूट्रल होने की, किसी एटम के उदासीन होने की जो कंडीशन थी वो क्लियर हो गई। मतलब कोई भी परमाणु उदासीन हो सकता है, लेकिन उनके मास इक्वल ना होने की वजह से ये क्लियर हुआ कि इसमें थर्ड पार्टिकल अभी और भी है। इस बात के लिए जेम्स चैडविक ने, किसने, जेम्स चैडविक ने
बेरिलियम की एक थिन लेयर लेकर, बेरिलियम की एक पतली लेयर लेकर उस पर अल्फा पार्टिकल्स की क्या कराई, बमबारी, स्ट्राइक किया। किसको, अल्फा पार्टिकल को। बात समझ आ रही है? तो उसमें मालूम है क्या देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड कराया गया अल्फा पार्टिकल से, तो उससे एक रेज निकली, किरण निकली। बात समझ आ रही? और जब उसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पुटअप किया गया, रखा गया चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में, तो वह किसी और नहीं मुड़ी, ना प्लस साइड की ओर ना माइनस की ओर। कहने का मीन्स ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल, ना एनोड ना कैथोड, वो कहीं पर नहीं घूमी, बल्कि स्ट्रेट में निकल गई, सीधे निकल गई। कहां निकल गई, सीधे। मतलब उससे क्लियर हुआ कि जो ये पार्टिकल निकला इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। बाद में उसका जो मास कैलकुलेट किया गया वो मास भी इक्वल था किसके, प्रोटॉन के। किसके इक्वल था, प्रोटॉन के। मतलब ये निश्चित हो गया कि जो थर्ड पार्टिकल था वो यही है, और न्यूट्रल होने की वजह से उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। उसका नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि कोई भी एटम्स, कोई भी परमाणु 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहां से आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को। क्लियर? आगे थोड़ी हम लोग बात, अब इसके कई अर्लियर मॉडल्स होते जो आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले, फिर बाद में अर्लियर मॉडल पढ़ेंगे। अब देखिए इसी में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे EMR पर। किस पर करेंगे, EMR पर। अब ये है क्या, E मतलब हुआ इलेक्ट्रो, M मतलब हुआ मैग्नेटिक, और R मतलब हुआ रेडिएशन। क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर? ये आपका आर बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ, विद्युत, मैग्नेटिक मीन्स क्या हुआ, चुंबकीय, और रेडिएशन मीन्स क्या हुआ, विकिरण। किस पर बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण पर। बहुत बड़ा प्रश्न ये है क्या, व्हाट इज दिस। एक जनरल सी बात आपको बताएं, सुनिए। आपने वेव नाम सुना होगा, तरंग। तरंग किसे कहते हैं सुना होगा आपने, तो आपने पढ़ा तरंग जो होता है एक प्रकार का कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। हम आप जानते हैं किसी रस्सी को किसी कील से बांध दें, किसी रस्सी को किसी कील से बांध दें और उसका वन साइड पकड़कर यूं झटका मारे, यूं, तो आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से मोशन होते हैं। पढ़ा आपने, देखा? यही क्या है, वेव। आपने स्प्रिंग लिया हो, स्प्रिंग को यूं पकड़िए, यूं खींच दीजिए, छोड़ दीजिए, आप पाएंगे कि वो भी कहीं उसमें ऐसी कंडीशन आती है, कहीं जो स्प्रिंग है पास पास छल्ले नजर आएंगे, वो कहीं कहां नजर आएंगे, दूर दूर। वो भी एक क्या है, वेव। लेकिन तरंग तो है, विकिरण जो है हम माने थोड़ी देर के लिए वेव मान ले, ऊर्जा मान ले, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो मैं बताऊं ये रेडिएशन 2 टाइप से होता है। एक ऐसा रेडिएशन जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इसे ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। बात समझ आ रही है? ऐसा रेडिएशन, ऐसा वेव
जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? देखिए थोड़ी देर के लिए समझिए, आपने एक्सिस पढ़ी होंगी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वाई एक्सिस, एक्सिस इसे जेड एक्सिस मान लें। ठीक, अब मान लें हमारे पास कोई वेव है। देखिए वेव की बात करें, ये देखिए ये हो गया क्लियर। आप इन्हें जनरली देख सकते हैं। मतलब ये आप पे थोड़ी देर के लिए वेव मान लें। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं इसे क्रिस्ट कहते हैं, क्रिस्ट। इसे हिंदी में फ्रंग कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रफ, इसे हिंदी में गर्त कहते हैं। मतलब कोई भी वेव हो, जनरली हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर बात करें हम, तो जनरली माने कि दो टाइप से चल रही है, क्रस्ट और एक क्या? ट्रफ। ये एक रेडिएशन है। देखिए हम ये माने कि ये जिस यहां पर बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन से फील्ड है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी बात करें थोड़ी देर के लिए मान लें मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी, तो उस समय किस फॉर्म में थी? क्रिस्ट और ट्रफ के। और जब यहां पर बात आई तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये मूव कर रही थी। तो आप इसको मान लिया इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन के ट्रैवल करने का डायरेक्शन। ये रेडिएशन जो है, रेडिएशन के ट्रैवल करने का क्या है? ये डायरेक्शन है। ठीक है, मैंने माना इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसे क्या मान लिया? मैग्नेटिक फील्ड। आप 2 मिनट के लिए बात समझिए। यहां पर अगर हम इसकी बात करें, इस डायरेक्शन की, ये डायरेक्शन हुआ, ये अब क्रिस्ट की ओर गई, ये कहां की ओर आई? ट्रफ की ओर। क्लियर? तो इधर गई तो भी कितना एंगल बना रहा था जी? 90 डिग्री। और इधर भी कितना एंगल बना रही? 90 डिग्री। मतलब ये जब हम जो डायरेक्शन होती है रेडिएशन के ट्रैवल करने की, वह डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसी होती है? परपेंडिकुलर। आपको बात समझना है तो एक समझने की एक सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक प्लेन है, ये माना। तो जब रेडिएशन ने मोशन स्टार्ट किया तो इस तरह से, यूं पहले यहां से ऊपर और फिर यहां से कहां? नीचे, फिर यहां से ऊपर, फिर कहां से? नीचे, फिर कहां से ऊपर, फिर और ये नीचे, मतलब ये यूं। ठीक, तो आपने क्या देखा कि ट्रेवल करने का जो डायरेक्शन है, जो प्लेन है, उसके कैसे मूव कर रही है? परपेंडिकुलर कर रही है। और अगर हम ये बात करें जैसे यहां पर कि एक बार ये आई आपकी ओर गई और एक बार आपसे कहां गई? दूर। ये यूं मोशन करे, यूं यूं। बात नहीं समझी मैं क्या कह रहा हूं? देखिए यहां से ये प्लेन मान ले और ये एक बार हमसे दूर जा रही और एक बार ट्रेवल कहां आ रही? हमारी ओर आ रही, फिर हमसे दूर जा रही, फिर हमारी ओर आ रही, दूर जा रही, और आ रही। तो जब इधर की ओर गई तब भी एंगल कितना बनेगा? 90। और इधर की ओर आएगी तब भी कितना बनेगा? 90। मतलब यह तीनों कौन कौन? जो
रेडिएशन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन के ट्रेवल करने की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, क्लियर? आपने फ्लेमिंग का रूल पढ़ा होगा फिजिक्स में, वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है? तो अगर इसे हम क्या मान लें? इसे मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या मान लें? मैग्नेटिक फील्ड, और इसे क्या मान लें? रेडिएशन के ट्रेवल करने का डायरेक्शन, क्लियर? तो इन तीनों के बीच कितना एंगल होगा? 90 का मतलब तीनों एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर, लंबवत। बात समझ आ गई? तो ये मैं जनरल बात कर रहा था किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। बात समझ आ गई? मैं जनरल बात कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए आज हम लोग बात करेंगे रेडिएशन की प्रॉपर्टीज के विषय में। किसकी? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी प्रॉपर्टीज के विषय में। जनरली बता दो, इनकी प्रॉपर्टीज जो 4 चीज पर डिपेंड करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ, फिर पढ़ा होगा आपने वेव नंबर, फिर पढ़ा होगा आपने फ्रीक्वेंसी, और आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी। तो इन प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जस्ट अगले लेक्चर पर। ओके।